ख्वाबों का कारवां अज़ हुमा कुरैशी पार्ट 5। कैसे हैं ईसा साहब? सबसे पहले तो शादी की बहुत-बहुत मुबारकबाद आपको। ये मॉर्निंग शो होस्ट और इसकी बहुत अच्छी दोस्त सनम थी जो मीडिया वालों के साथ खुद भी स्टेज तक चली आई थी। अल्लाह का शुक्र, थैंक्स फॉर कमिंग समन। वो मुस्कुरा कर बोला जबकि अब वो मुकद्दस से मिल रही थी। ईसा आपने इतनी अचानक से शादी कर ली। अभी तो आप बाहर से वापस आए थे और पाकिस्तान आते ही अपने फैंस को इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। ये सब अचानक हुआ है या पहले से प्री प्लान था? एक रिपोर्टर के सवाल पर वो धीरे से मुस्कुराया। जिंदगी में बीवी, बस स्टेशन पर बस, कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं। ये सब प्री प्लान नहीं होता। वो हौले से मुस्कुराया। तो ईसा आपकी भाभी से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? इस सवाल पर मुकद्दस को अछू लगा जबकि ईसा ने गला खंकारा। मुकद्दस मेरी कजन है, वो मुख्तसर सा गोया हुआ। ओ यानी कजन मैरिज। जभी तो। वैसे वाइफ बहुत प्यारी है ईसा तुम्हारी। इस बार मीडिया के नुमाइंदों के साथ साथ सनम ने भी मुदाखलत की थी। तो हम किसी से कम है क्या? इससे शरारत से हमें उठाई। बिल्कुल नहीं, कमाल की जोड़ी है हमारे हीर रांझा की। मुकद्दस ने बामुश्किल खांसी रोकी थी। वैसे आप कहते हैं कि शादी एक बहुत बड़ा रिस्क है, तो फिर आपने ये रिस्क इतना अचानक कैसे ले लिया? एक और सवाल दागा गया था। जिंदगी में नो रिस्क नो गेम। बहुत रिस्क लिए इस बार नया तजर्बा करने की ठान ली थी। सब मुस्कुरा दिए। वैसे भाभी के साथ निकाह के बाद वो कौन सी तब्दीली जो फौरी महसूस हो गई थी? इस बार सनम ने जान के छेड़ा था। यही कि अब मौसूफा जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं, अपना तो कोई ओपिनियन रहा नहीं। अब बस इन्हीं की परमिशन चलेगी। मुकद्दस बेहोश होते होते बची थी। वैसे ईसा इतने कम वक्त में शादी की तैयारियां हुई हैं। तकरीब इतनी शानदार है कि आपकी शादी बरसों तक मुख्तलिफ हलकों में याद रखी जाने वाली है। तो आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? भाभी को या खुद को? क्योंकि अंकल बता रहे थे सारे इंतजामात आप दोनों ने खुद ही किए हैं। क्रेडिट? हाँ, भाई शादी में शौहर को क्रेडिट नहीं बस डेबिट मिलता है, वो भी बैंक अकाउंट से। सबका ही कहका बेसाख्ता था। मिसेस ईसा, हमारे लेजेंड की वाइफ बनकर कैसा महसूस हो रहा है? इस बार रिपोर्टर्स इसकी जानिब घूमे। अल्लाह का शुक्र है, बड़ों का फैसला है यकीनन हमारे हक में बेहतर साबित होगा। वो सच्चे दिल से बोली थी। इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे। एक बार फिर शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। वक्त देने का शुक्रिया। 5 से 6 मिनट के मुख्तसर इंटरव्यू के बाद वो सब स्टेज से उतर गए थे, जबकि ईसा और मुकद्दस ने सुख का सांस लिया था। खाने का दौर चल निकला था, सब सीट्स पर मौजूद थे। अब वो दोनों ही थे जो एक दूसरे को निगाहों में घूर रहे थे। वलीमा बहुत बहुत मुबारक हो ब्रो। ये इसका दोस्त यावर था। ईसा ने मुस्कुराकर इसे सीने से लगाया। वलीमे की बहुत मुबारक भाभी। अब वो जरा सर को खम देकर मुबारकबाद दे रहा था। शुक्रिया भाई, वो मुस्कुराई, जबकि ईसा अब वापस से बैठ गया था। अभी कुछ देर में यूसुफ अंकल अपनी वाइफ और बेटों के साथ स्टेज पर आएंगे, तो इनके सामने ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम इन्हें अपने ससुर की नजर से ही देखना और जरा एहतराम कर लेना। वो खामोश रही। जब ही सामने से यूसुफ साहब आते दिखाई दिए, ईसा इन्हें देखकर फौरी खड़ा हो गया था। जब ही नाचार मुकद्दस को भी नशिस्त छोड़नी पड़ गई थी। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को बच्चों। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, आमीन। ये यूसुफ साहब की बीवी आमना थी। शुक्रिया आंटी। यूसुफ साहब ने बगौर अपनी इकलौती बेटी को देखा था। इसके बाद अल्लाह ने इन्हें 3 बेटों की नेमत से नवाजा था, मगर रहमत की कोई मेहरबानी नहीं हुई थी। कैसी हैं बेटा? इन्होंने पहल की। अल्लाह का शुक्र, वो खड़े लहजे में बोलती अपनी नशत संभाल गई थी, जबकि यूसुफ साहब इसके अंदाज पर बेजुताब खाते रह गए थे। मुकद्दस के रवैये पर इनकी पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। बेटा ये छोटा सा गिफ्ट आप दोनों के लिए। इनकी सौजा ने गिफ्ट की सूरत एक ज्वेलरी बॉक्स इनकी जानिब बढ़ाया बढ़ाया था, जिसे ईसा के इशारे पर वो नाचार थाम चुकी थी। ठीक है, वो अब्दुल्ला खानदान की बहू की हैसियत से ये तोहफा लाजमन कबूल कर सकती थी। शुक्रिया अंकल। इसे घूर कर ईसा ने ही शुक्रिया कलमात अदा किए थे, जबकि अब वो लोग इस स्टेज से उतर गए थे। तुम्हें जरा तमीज नहीं है? बैठते साथ ही लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो खफा हुआ था, जबकि वो
اعتماد سے गर्दन उठाए बैठी इसकी खफा आवाज नजरअंदाज कर गई थी। सुबह का रोशन उजाला तुलु होते ही अब्दुल्ला हाउस के मकीनों में एक बर्क सी दौड़ गई थी। आज मुकद्दस और ईसा समेत अब्दुल्ला हाउस के मकीन भी अब्दाल अब्दुल्ला के यहाँ दावत पर मदऊ थे, क्योंकि कुछ दिन बाद ही यूसुफ साहब ने अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड वापस चले जाना था और फिर वापसी 6 से 8 माह में ही मुमकिन थी। इसलिए वो ये दावत भुगता कर जाने का इरादा रखते थे। मुकद्दस वो बेड पर बैठी उंगलियां मसल रही थी जब ईसा इसे पुकारता हुआ रूम में दाखिल हुआ। वो चौंकी। ईसा ने इसे यूं ही बैठा देख घूरा। मोहतरमा, मेरे ख्याल से मामा ने आपको सुबह ही आगाह कर दिया था कि शाम में हमें दावत पर जाना है और आप मोहतरमा अभी तक घर के कपड़ों में घूम रही हैं। वो जरा खफा हुआ। मुझे नहीं जाना ईसा। वो पहली बार इल्तिजाइया लहजे में कुछ बोल रही थी। ओ कम ऑन, जरूरी नहीं है कि तुम इस घर को अपने बाप का घर समझकर ही जाओगी। तुम्हारा वास्ता हमारे घर खानदान से है, तो बहू की हैसियत से तो तुम्हें जाना ही होगा। वो बावर कराते लहजे में गोया हुआ था। बहू, क्यों बीवी मान लिया है मुझे? वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराई। फ़ज़ूल बकवास ना करो, मैंने पहले भी वार्न किया था। आज फिर अपनी बात दोहरा देता हूँ कि इस कमरे की बातें यहीं तक महदूद रहनी चाहिए मुकद्दस। वो संजीदा लबो लहजे में गोया हुआ तो इसे चुप्पी सी लगी रही। अब उठो जल्दी, चेंज करके नीचे पहुंचो, सब इंतजार कर रहे हैं। वो हुक्म देता खुद ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा था। वो खुद तो सुबह से गायब था और अब आते ही इस पर गुस्सा उतारना शुरू कर चुका था। मुकद्दस ने खुलकर सोचा था। ईसा घर में ज्यादातर शलवार कमीज ही पहनने का आदी था। बादामी रंग का शलवार सूट में मलबूस, हाथ में रॉलेक्स की घड़ी डालता, बालों को सेटिंग स्प्रे से सेट करता, खुद पर एक तायराना निगाह घुमा रहा था। जब खटके की आवाज के साथ मुकद्दस भी ड्रेसिंग रूम से बाहर आई थी। ईसा की बेसाख्ता निगाहें इसके हसीन सरापे से उलझ सी गई थी। वो भी हल्के बादामी रंग के स्टाइलिश से गाउन में मलबूस थी जिस पर बारीक सा काम था। इस नफीस जोड़े में इसकी शख्सियत मजीद खिलकर आई थी। दुपट्टा एक कंधे पर टिका था, लंबे सिल्की बाल पुश्त पर खुले छोड़ रखे थे। हाथों में इसकी माँ के दिए खानदानी जड़ाव कंगन पहन रखे थे। नेचुरल मेकअप लुक में इसका सिडोल सरापा ईसा को पूरी तरह अपनी जानिब मुतवज्जा कर चुका था। मुकद्दस ने इसे यूं ट्रांस में देखकर जरा झिझक कर नजरें झुकाई, मगर रुखसारों की हल्की सी लाली छुप न सकी। चले, मैं रेडी हूँ। एक लट को कान के पीछे अड़ास थी, वो अच्छी खासी पजल हुई थी। वो गड़बड़ाकर होश में आया। हाँ चलो। और ये रात में बाल क्यों चुड़ैलों की तरह फैला रखे हैं? सलीके से जूड़ा बनाओ इनका। अगर तुम्हें हेयर फॉल हुआ तो सारे बाल खाने का मजा किरकिरा कर देंगे। अपनी बेखुदी को छुपाने को वो उल्टा मुकद्दस की तैयारी पर चोट करने लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल बहुत सेहतमंद हैं। इसने दांत किचकिचाए। हाँ हाँ, ज्यादा बहाने ना बनाओ। जूड़ा बनाओ जल्दी। और ये ज्वेलरी तो पहनो कुछ। वहाँ चच्ची से बातें सुनने का इरादा है। तुम्हारे वालिद साहब की दूसरी बीवी अच्छी खासी रूड नेचर की खातून है। इसके जिक्र पर मुकद्दस को चिढ़ हुई थी। मैं नहीं पहन रही, बस ऐसे ही ठीक हूँ। वो जिद हुई। ओके फाइन, जैसे तुम्हारी मर्जी। खैर ये बाल समेटो और आइंदा मैं तुम्हारे बाल यूं खुले हुए ना देखूं। वो तंबी लहजे में गोया हुआ, जबकि वो इसे एक नजर देख इसके लहजे में नागवारी महसूस कर बालों का मैसी सा जूड़ा बना गई थी। वो इस वक्त शहाना तर्ज के खूबसूरत से ड्राइंग रूम में मौजूद थे। मुकद्दस ईसा के साथ एक ही सोफे पर बैठी खुद को अच्छा खासा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। घर के बाकी अफराद अभी तक नहीं आए थे। इन्हें अब्दाल अब्दुल्ला ने ही रिसीव किया था। मुकद्दस बेटा, घर में एडजस्ट हो गई है ना आप? इसे खामोश देख इन्होंने बात में हिस्सा डाला। जी। वो नागवार लहजे में मुख्तसर सा जवाब देती खामोश हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी ख़वातीनो हज़रात, आपको इंतज़ार करना पड़ा। दरअसल हमेशा की तरह हमारे मम्मी और डैडी ने रेडी होने में देर की है। एक खुश शक्ल नौजवान के पीछे दो इसके हम उम्र लड़के और मिस्टर यूसुफ और मिसेस यूसुफ ड्राइंग रूम में इंटर हुए थे। अस्सलाम वालेकुम ईसा भाई एंड मिसेस ईसा। मुकद्दस बहुत हैरानी से इस लड़के को देख रही थी जिसका चेहरा बिल्कुल इसके बाप जैसा था। कैसे हो चैम्प? ईसा मुस्कुरा कर खड़ा होता इसके गले लगा था। मैं अल्लाह का करम भाभी,
को शायद हमसे मिलकर खुशी नहीं हुई। सब बड़ों को मुश्तरका सलाम करता, अब वो मुकद्दस की जानिब मुतवज्जा था, जबकि अब इसके बाकी 2 भाइयों ने भी इन्हें जॉइन किया था। नहीं, ऐसा नहीं। मुकद्दस सब बड़ों की निगाहें खुद पर टिकी देख फौरन संभली थी, जबकि इसका बाप इसे बेतासुर निगाहों से देख रहा था। तो फिर थोड़ा मुस्कुराए। आई एम ज़ैन यूसुफ एंड दिस इज़ माय एल्डर ब्रदर जुनैद एंड माय ट्विन ब्रदर हमज़ा। इसे मुस्कुराकर तारुफ कराते इसकी जानिब हाथ बढ़ाया था। मुकद्दस कितनी ही देर बेयकीनी से इसके मुस्कुराते चेहरे देखती रही थी। इस दुनिया में इसके 3 भाई भी थे, इसे आज तक पता ही ना चल सका था। ईसा ने इसे वहां मन्नत बने देख हाथ पकड़कर इनके हाथ में दिया था। ईसा भाई, आपकी मिसेस को स्टेचू होने की आदत है क्या? दूसरा वाला ईसा से बगलगीर होता शरारतन बोला। एक्चुअली मेरी मिसेस आप दोनों एक शक्ल के भूतों को देखकर थोड़ा सा डर गई हैं। मुकद्दस ने आंखें झपककर नमी को पीछे धकेला था और अपने तासुरात पर काबू किया था, जबकि सब बड़े संजीदा नजरों से इनको देख रहे थे। वो चारों आपस में बहन भाई थे। ये बात मुकद्दस के अलावा वो तीनों नहीं जानते थे, मगर वो जानती थी। इसकी आंखों में रकम अजियत किसी से छुपी हुई हरगिज नहीं थी। कैसी है बेटा? इस बार बेनियाजी से खड़ी मुस्कुराती मिसेस यूसुफ आगे बढ़ी थी और इसको गले से लगाया था। मुकद्दस को इनके गले लगकर कोई खुशी नहीं हुई थी। यही वो औरत थी और इसकी खुशियाँ जिसके बाइस मुकद्दस के वजूद को हमेशा किसी गुनाह की मानिंद सबसे छुपाया गया था। अगर मुकाबिल औरत को इसकी हकीकत का इल्म हो जाता, तो शायद वो इसे धक्के मारकर यहाँ से निकालने में एक लम्हा नहीं लगाती। खुश रहो। यूसुफ साहब ने आगे बढ़कर इसके सर पे हाथ रखा था। चलो भाई बच्चों, बहन को लेकर जाओ, घर दिखाओ। हम बड़े यहाँ गप्पे लगा लेते हैं। अब्दाल साहब मुकद्दस के तासुरात देख एक बार फिर शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में चले गए थे। श्योर ग्रैंडपा, व्हाई नॉट? आ जाए सिस्टर। इस बार इन्होंने भाभी बोलने के बजाय बहन कहकर पुकारा था और मुकद्दस का दिल किया वो दहाड़े मार कर रोती। तो मैं भी साथ चलूं क्या? ईसा ने मुकद्दस के तासुरात देख जरा शरारत से पूछा। वैसे हम बॉयज वर्ल्ड मीन्स को अपने ग्रुप में नहीं लेते, मगर सिस्टर खुद को मिसफिट फील ना करे तो हम आपको बर्दाश्त कर लेंगे। वो तीनों 1 साल के छोटे बड़े थे, 24 साल का और दोनों जुड़वा इससे 1 साल छोटे। बरखुरदार मेरा यंग एंड डैशिंग पोता आपको ओल्ड लग रहा है। इस बार इब्तिसाम साहब ने जरा गंभीर लहजे में बोलते इन्हें घूरा। बिग जी हमसे तो ओल्ड है ना भाई। इन्होंने जरा मुंह बनाया तो सभी मुस्कुरा दिए। जाओ बेटा मुकद्दस, ये तीनों बहुत शरारती हैं, तुम इनकी कंपनी खूब एंजॉय करोगी। इस बार आयशा बेगम ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो नाचार मुस्कुराई थी, साथ ही कदम इनकी हमराही में बढ़ाए थे। ये जो सामने फव्वारा है ना, इसमें हम बचपन में कितनी बार नहाए हैं। वो जरा शरारत से बोला तो मुकद्दस मुस्कुराई। और जो लाइब्रेरी नजर आ रही है, वहाँ बाबा की इजाजत के बगैर दाखिला बंद है। जुनैद ने जरा सरगोशियाना अंदाज में कहा था। और ये जो दाएं तरफ गेस्ट हाउस है, यहाँ बड़े बड़े सियासतदान और बिजनेसमैन आकर ठहरते हैं। हमारे ग्रैंडपा का सियासत में भी एक नाम रहा है। इसके लहजे में फख्र था। मुकद्दस ने महज सर हिलाने पर इत्तेफाक किया था। मुकद्दस खामोशी से सब कुछ देख रही थी और इन तीनों की बातों से साफ जाहिर था कि वो अपने घर से बेहद मोहब्बत करते थे। मुकद्दस के दिल में एक चुभन सी हुई थी कि अपना घर खानदान सब कुछ होते हुए भी वो आज तक गैरों के घर में पल बढ़कर जवान हुई थी। ईसा आज बिल्कुल खामोश था। वो बस इसके साथ-साथ चल रहा था। इसे महसूस हुआ कि वो मुकद्दस की हर हरकत को महसूस कर रहा हो, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। कहीं न कहीं वो इसके दिल की हालत समझ रहा था। वो एक मैच्योर मर्द था, कोई छोटा बच्चा नहीं था, जो इसके तासुरात ना जान पाता। वो सब इस वक़्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हल्की-फुल्की बातों के दरमियान डिनर एन्जॉय कर रहे थे। जब ही मुकाबिल बैठी मिसेज़ यूसुफ ने मुकद्दस को मुखातिब किया था। तो बेटा फिर आपको हमारा घर कैसा लगा? मिसेस यूसुफ के सवाल पर मुकद्दस एक लम्हे को ठहर सी गई थी। सबने सवालिया निगाहों से इसकी जानिब देखा, जबकि यूसुफ साहब और ईसा रगाबत से खाना खाने में मशगूल थे। माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। निवाला हलक से उतारते अपने दिल की हालत छुपाती वो मुस्कुराते लहजे में बोली थी। बहन को एक्वेरियम दिखाया?
वो मुझे मेरी मम्मी ने शादी पर गिफ्ट किया था। बहुत प्यारा है और एंटीक है, क्योंकि वो मेरे दादा अब्बू के ज़माने का है। इन्होंने बेटों को देखते तफ़सील बताई। ओह! इतनी अहम चीज़ तो मॉम हम दिखाना ही भूल गए। इन्होंने दाँत दिखाए। खैर है, मैं दिखा दूँगी। मुक़द्दस मुस्कुरा कर रह गई। सब खामोश थे, क्योंकि वो सभी इनकी शो ऑफ वाली तबीयत से बखूबी वाकिफ़ थे। जबकि इब्तिसाम साहब और अब्दाल साहब मुसलसल मुक़द्दस के चेहरे के बदलते रंग देख रहे थे। यकीनन इसके दिल का हाल किसी से छुपा हुआ नहीं था। मुक़द्दस, वो तबीयत का बहाना बनाकर सब बड़ों के आने से पहले ही ईसा की हमराही में घर आ गई थी, क्योंकि अब मज़ीद इससे वहाँ बैठना बर्दाश्त नहीं हुआ था। हम वो सीधी ड्रेसिंग रूम में आई थी, ईसा भी इसके पीछे ही आया था, क्योंकि वो इसकी आँखों में आँसू देख चुका था। ये इंतहाई गैर इख़लाक़ी हरकत की है तुमने। वो इसका ध्यान भटकाने को बोला था, तो तुम इख़लाक़ियात निभा लेते और वहीं ठहर जाते। वो नागवार लहजे में गोया हुई थी। तुम इतनी बदतमीज़ क्यों हो? वो झुँझलाया था। मुझे चेंज करना है। सीधा-सीधा दफ़ा होने का कहा गया था। वो खामोशी से रूम में आता, कुछ देर सोफ़े पर बैठकर इसका इंतज़ार करता रहा, मगर जब वो बाहर नहीं आई, तो वो रूम से ही निकल गया था। बेटा मुक़द्दस ठीक है? वो सब भी जल्दी वापस आ गए थे? इब्तिसाम साहब ने ईसा को देख सवालिया लहजे में पूछा था। जी ठीक है, बस थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। बट शी बट नाउ शी इज़ फाइन, वो मुतमईन लहजे में बोला। ठीक है, आप दोनों आराम करें, आज थक गए होंगे। सब अपने कमरों की जानिब बढ़ गए थे, जबकि ईसा सीढ़ियाँ पर लांघता पूल एरिया की जानिब आ गया था, ताकि खुली फिज़ा में सिगरेट पी सके। वो सिगरेट पीने का आदी हरगिज़ नहीं था, मगर महीने 2 महीने में इसे फ्लेवर सिगरेट की ज़रूरत पड़ ही जाती थी। वो तकरीबन 1 घंटे बाद रूम में दाखिल हुआ था। कमरे की सारी लाइट्स रोशन थीं। इसने खाली बेड के बेडरूम के दूसरे हिस्से में रखे सोफे पर निगाह डाली, तो इसे चादर में लिपटी मुकद्दस सुकड़ी सिमटी सी सोती नजर आई थी। 2 दिन तो वो जिद में बेड पर ही सोई थी और अब खुद ही बेड पर सो गई। वो भी सर झटकता, नाइट ड्रेस चेंज करता, कमरे की लाइट ऑफ करता, बेड पर आकर सो गया था। रात की सिया तारीकी में संगमरमर के सफेद पत्थरों से बना अब्दुल्ला हाउस मस्नूई रोशनियों के बाइस जगमग कर रहा था। इनकी शादी को 15 दिन गुजर चुके थे। आयशा बेगम अपने बेटे की शादी की कोई भी रस्म मिस नहीं करना चाहती थी। आज खैर से मुकद्दस का खाने में हाथ लगा दिया गया था। इसने दिन में मीठा बना लिया था। बाकी इसे घर का कोई काम करने की जरूरत तो नहीं थी, मगर इस वक्त वो अपनी खुशी से रात के डिनर का एहतमाम कर रही थी। कुक भी साथ ही था। मुकद्दस चिकनकारी की पेस्टल रंग की शलवार कमीज में मलबूस, दुपट्टा एक कंधे पर बेतरतीबी से गिराए संगमरमर के किचन काउंटर के करीब खड़ी थी। इसके हाथ में एक चम्मच था, जिसे वो आहिस्दगी से स्टेनलेस स्टील के पतीले में भूनते मसाले में चला रही थी। खुशबूदार बिरयानी की महक हवा में घुलकर मजीद इश्तेहार अंगेज हो रही थी। सामने किचन के सिंक के करीब खड़ा कामरान हाथ में लकड़ी का चम्मच लिए बेहद मुस्तैदी से रशियन सैलेड की तैयारी में मसरूफ था, जबकि मुकद्दस वक्फे वक्फे से इससे सवाल कर रही थी। कमरान भाई, सलाद की ड्रेसिंग कर दी? मुकद्दस ने पलट कर सलाद के शीशे के प्याले की तरफ देखा। जी मैडम, जैतून का तेल और हर्बल डाल चुका हूँ, बस लेमन जूस बाकी है। दूसरे कुक ने तेजी से जवाब दिया और साथ ही सलाद पर लेमन जूस छिड़कने लगा, जबकि मुकद्दस बॉइल्ड चावल मसाले में मिक्स करती बिरयानी को दम लगा चुकी थी। किचन टॉवल से हाथ साफ करते मुकद्दस ने तमाम बर्तनों पर नजर दौड़ाई। बिरयानी, मटन कढ़ाई, रोस्ट फिश, ताज़ा नान, दही, रायता और चॉकलेट मोल्स डेज़र्ट सब कुछ तैयार था, बस हतमी सेटिंग बाकी थी। शुक्र सब बन गया। मुकद्दस ने सुख का साँस लिया। सर्वेंट डाइनिंग की सेटिंग पहले ही कर चुके थे। जब ये अचानक से दरवाजे के करीब किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, मुकद्दस ने चौंक कर सर उठाया। मध्यम रोशनी में एक बुलंद कदामत साया नजर आया। चल नमोबाद ईसा किचन के दरवाजे में नमूदार हुआ। मुकद्दस ने नाक चढ़ा कर देखा था, जबकि वो ऊ के अंदाज में होंठ गोल किए हाथ बांधे दरवाजे से टेक लगाए खड़ा हो गया था। ये सब तुम करवा रही हो? इसकी भारी आवाज ने मुकद्दस की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली थी।
मुकद्दस ने ज़रा मुस्कुरा कर सर हिलाया। हाँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि सब कुछ परफेक्ट हो, इसलिए खुद देख रही हूँ। ईसा ने एक नज़र खाने की महकती हुई डिशेस पर डाली और फिर मुकद्दस को देखा। खुद क्यों थक रही हो? ये सब तो स्टाफ कर सकता था, लेकिन आज के खाने की जिम्मेदारी मेरी थी। मुकद्दस ने नरमी से कहा और फिर दोबारा सलाद की सेटिंग में मसरूफ हो गई थी। ईसा ने गहरी सांस ली और एक नज़र मसरूफ और थकी थकी सी मुकद्दस को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे किचन से बाहर निकल गया। मुकद्दस ने एक लम्हे को सर उठाकर इसे जाता देखा और फिर मुस्कुरा कर काम में लग गई। अब्दुल्ला हाउस के डाइनिंग रूम में इस वक्त सब खाने की मेज पर जमा थे। खानों से उठती इश्तहार अंगेज खुशबू से तो सबकी भूख चमक उठी थी। सर्वेंट्स की हमराही में टेबल सेट करने के बाद वो फ्रेश होकर फौरी नीचे आई थी और अब खुद सर्व भी कर रही थी। मुकद्दस ने सबसे पहले इब्तिसाम साहब को मटन कढ़ाई सर्व की थी, जिन्होंने पहला बाइट लेते ही इसके सर पे हाथ रखा था। भाई, हमारी बेटी ने तो खाना वाकई बहुत मजे का बनाया है। अब वो मुस्कुरा कर सबको सर्व कर रही थी, जबकि ईजा बेजार सी शक्ल बनाए बैठा था। ईसा, तुम क्यों बैठे हो? मुकद्दस बेटा, ईसा को भी दे। सबने ही पहला निवाला उठाते ही इसकी तारीफ की थी। क्या लेंगे? ईसा ने इस ड्रामेबाज के शीरी लहजे पर आंखें घुमाई। फिश पास करो। वो सी फूड लवर था। ज्यादातर सी फूड आइटम इसी के लिए बनते थे। अब बताओ ईसा, खाना कैसा बना है? इसे कांटे की मदद से पहला बाइट मुंह में रखता देख सबकी नजरें इस पर टिकी थी। फरिया चची जरा शरारती लहजे में गोया हुई थी। अच्छा है, इसने संजीदगी से कहा था। अच्छा या बहुत अच्छा? आयशा बेगम ने बेटे के तासुरात देख सवालिया पूछा था। बहुत अच्छा खाना बनाया है आपकी बहू ने, वो जरा मुस्कुरा कर बोला। तो मुकद्दस इसके तासुरात देख सर झुकाकर मुस्कुरा दी। भाई आयशा, हमारी बहू ने पहली बार कुछ बनाया है, आपने इन्हें कुछ दिया नहीं। वो बोले, भाई खवातीन का तो चलता रहेगा, हमारी बेटी को तो हम इनाम देंगे। अर्शमान और उस्मान साहब ने कुछ कैश निकाल कर इसकी जानिब बढ़ाया था, जो इससे जरा झिझक कर शुक्रिया के साथ थाम लिया था। इब्तिसाम साहब ने सर्वेंट के इशारा करते इनसे एक मखमली केस लेते मुकद्दस की जानिब बढ़ाया था। ये घड़ी ईसा की दादी को बहुत पसंद थी। ये हमने आज तक किसी को तोहफे में नहीं दी, मगर आज हम ये अपनी बेटी को देना चाहते हैं, आपकी दादी की तरफ से। मुकद्दस को खुशगवार हैरत ने अपनी लपेट में लिया था, क्योंकि केस में एक पुरानी मगर कीमती घड़ी मौजूद थी। मुकद्दस ने खड़े होकर इनका हाथ थाम कर लबों से लगाया था। आंखें आप ही भीग गई थी। थैंक यू ग्रैंडपा। वो भी खड़े हो गए थे और इसे सीने से लगाया था। वो लड़की जब से इनके पोते की बीवी बनी थी, इन्हें बहुत अजीज हो गई थी, जबकि सभी इस मोहब्बत पर मुस्कुराए थे, क्योंकि अब सब कुछ इन्हीं बच्चों का तो था। वो रात गए कमरे में आती अपनी मखसूस सोफे पर चादर ओढ़कर लेट गई थी। वैसे तुम खाना अच्छा बना लेती हो, बेड पर नीम नाराज ईसा ने कनखियों से देखते कहा था। हम्म। वो महज अहंकार बन गई थी। क्या सोच रही हो? इसे भरमें उठाई। क्या अब्दाल साहब शुरू से ऐसे हैं, नरम मिजाज? वो सवालिया बोली। अचानक से इनका ख्याल आ गया था, जो निकाह के बाद से इससे हमेशा से बहुत अच्छे से पेश आए थे। नहीं, पहले तो काफी सख्त किस्म के थे, मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, इनका जाओ जलाल कम होता जा रहा है। वो समझकर सर हिला गई। यानी वो शुरू से शफ़ाक़ हैं, और मुझे लगा कि शायद सिर्फ मेरे लिए ऐसे थे। वो तंज़िया बोली तो ईसा ने बग़ौर इसका चेहरा देखा। वो शुरू से ऐसे ही हैं। सियासत की दुनिया में इनका एक नाम रहा है, मगर चाचू ने बाहर बिज़नेस सेट कर लिया। लाइफ थ्रेट्स बढ़ गए थे। फिर तुम्हारे तीनों भाई दुनिया में आ गए, तो वो भी बाहर ही शिफ्ट हो गए, और अब तो इनकी तबीयत में ख़ासी नरमी आ गई है। वो आदत के बरखिलाफ बात कर रहे थे। इन्हें क्या मेरी याद कभी नहीं आई? वो कर्ब से दो चार थी। तुम मलका एलिज़ाबेथ हो क्या, जो सब तुम्हारी याद में डूबे रहते? ईसा ने इस बार जानकर तपाया था। इसकी अफसुर्दा शक्ल हजम नहीं हुई थी। तुम तो चुप ही रहो भाई। वो वाकई तब गई थी। खुद ही बात कर रही हो, वरना मैं और तुमसे बात
वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराया। तुम्हारे पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी है ना? सो तो है। खैर तुमने अलैदगी के बारे में क्या सोचा? अब वो संजीदा हो गया। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ। मेरी तलाक से तुम्हें खुला का मुतालबा कभी नहीं होगा। तुम्हें तलाक देनी है तो शौक से दो। वो भी सीधा जवाब मुँह पर मार चुकी थी। बहुत ढीठ हड्डी हो तुम, मगर खैर मैं तुम्हें ज़्यादा दिन अपनी ज़िंदगी में टिकने नहीं दूँगा। वो नागवार लहजे में जताना नहीं भूला था। खैर, सुबह हम एक मॉर्निंग शो के मेहमान हैं। मैं काफ़ी दिन से अवॉइड कर रहा था, मगर इन लोगों को बस रेटिंग चाहिए। वो ज़रा बेज़ारियत से बोला, जबकि मुकद्दस खामोश रही थी। इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी। टीवी स्टूडियो का माहौल शानदार था, जहाँ हर चीज़ अपनी जगह एक खूबसूरत हम आहंगी में तरतीब दी गई थी। पस मंज़र में एक वसी शीशे की दीवार थी, जिसके पीछे मस्नूई रोशनियों से एक दिलकश सुबह का मंज़र तख्लीक किया गया था, जैसे वाक़ई सूरज नरम सुनहरी रोशनी बिखेर रहा हो। स्टूडियो की दीवारों पर हल्के रंगों की पेंटिंग्स और जदीद आर्ट वर्क सजा था, जो माहौल को मज़ीद दिलकश बना रहा था। सामने मरकज़ी सीट पर एक हल्की खाकी और ऑफ व्हाइट रंग का आरामदेह सोफ़ा रखा था, जिस पर मेहमानों के बैठने के लिए नरम कुशादा कुशन्स मौजूद थे। सामने एक ग्लास टॉप टेबल थी, जिस पर ताज़ा गुलाबों का गुलदस्ता रखा था। साथ ही 3 खूबसूरत मग, जिनमें मेज़बान और मेहमानों के लिए कॉफ़ी रखी गई थी। सीट की एक जानिब हल्के पर्दे थे, जिनमें मध्यम नियॉन लाइट्स जल रही थीं, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ी स्क्रीन नस्ब थी, जहाँ वक़्तन-फ़वक़्तन नाज़रीन के तबसरे और तस्वीर चल रही थीं। हर चीज़ में नफ़ासत से सेट की गई थी। मुक़द्दस इस वक़्त बैक स्टेज पर मौजूद थी, जहाँ मेकअप आर्टिस्ट ने इसका लाइट सा मेकअप कर दिया था। वो ईसा के साथ ऑफ कैमरा सेट का विज़िट कर चुकी थी, जो इसे काफ़ी पसंद आया था, मगर वो ज़रा नर्वस भी थी। ख़वातीनो हज़रात, हमारे आज के गेस्ट एक ऐसी जोड़ी हैं, जो ना सिर्फ़ एक खूबसूरत बंधन में बंधे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी हर किस्म की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इनकी शादी गुज़िश्ता 1 माह से चर्चे में है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप। आज के हमारे गेस्ट आपके और हम सबके फ़ेवरेट हैं। सनम, जो इस शो की मारूफ और चुलबुली होस्ट थी, जोशीले अंदाज में बोली, वो आज हमेशा की तरह अपने मखसूस अंदाज में बोली थी। तो सबसे पहले अपनी भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए ईसा अब्दुल्ला और इनकी मिसेस मुकद्दस अब्दुल्ला। आप दोनों को शादी की ढेरों मुबारकबाद। सनम ने मुस्कुराते कहा, तो स्टूडियो तालियों की आवाज से गूंज उठा था। ईसा का हाथ थामे वो सहज सहज कर कदम उठाती साथ ही आ रही थी। सनम ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया था, जबकि ईसा से साइड हक देती मुस्कुराई। मुकद्दस को जरा बुरा लगा था। शुक्रिया। इसकी मेजबानी पर मुकद्दस ने धीरे से मुस्कुराकर सोफे पर बैठ गई थी, जबकि ईसा भी साथ ही निशत संभाल गया था। इसने डीप मैरून रंग की स्टाइलिश मैक्सी पहनी थी, जिस पर बारीक गोल्डन एम्ब्रॉयडरी के साथ मोतियों और सीक्वेंस का हल्का सा काम किया गया था। ड्रेस का हल्का फिट एंड फ्लैपर स्टाइल इसे मजीद एलिगेंट बना रहा था। बालों का जूड़ा बना हुआ था, कानों में गले में नाजुक सी चेन, लॉकेट और टॉप स्टार रखे थे, जबकि पाँवों में मैचिंग गोल्डन और कलाई में पहनी ब्रेसलेट ने इसके लुक को मुकम्मल कर दिया था। तो सबसे पहले तो ये बताएं मुकद्दस कि आप कैसा फील कर रही हैं ईसा अब्दुल्ला के साथ नए रिश्ते में आकर और अब हमारे लाइव शो में बैठकर। मुकद्दस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ईसा की तरफ देखा, जो काफी देर से इसे भी कॉन्फिडेंट रहने का बोल रहा था। फिर सनम की जानिब रुख किया। इसने नेवी ब्लू रंग का 3 पीस सूट पहन रखा था, जिसके साथ सफेद शर्ट और सिल्वर ग्रे टाई ने इसकी शख्सियत को मजीद वक़ार बख्शा था। कलाई पर महंगी रॉलेक्स की घड़ी, सियाह रंग शूज और नफासत से संवारे गए बाल इसकी मुकम्मल ग्रेसफुल लुक को नुमाया कर रहे थे। इसका अंदाज थोड़ा सा रिजर्व था, मगर वो असली एतमाद के साथ मुकद्दस के साथ बैठा बिल्कुल ऐसे शो कर रहा था, गोया वो कोई मोहब्बत करने वाला कपल हो। सच कहूँ तो मुझे अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं आपके शो में बैठी हूँ। वो पहला सवाल गोल कर गई थी, जबकि वो हौले से मुस्कुराई। फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करते हुए वो अच्छी खासी शाय थी। अच्छा, सनम ने चहक कर कहा, ये क्या बात हुई? क्या ये शादी इतनी अचानक हुई है कि यकीन ना आए? इस पर ईसा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कभी-कभी कुछ चीजें इतनी कुदरती तरीके से हो जाती हैं कि इंसान को वक्त नहीं मिलता इन्हें सोचने का।
اور مقدس اور میں شاید اسی کی زندہ مثال ہے۔ صنم نے آنکھیں سکیڑ کر شوخی سے پوچھا، او تو مطلب کہ لو میرج یا ارینج میرج یا دونوں؟ مقدس نے لب کاٹے تھے جبکہ عیسیٰ نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کوٹ چھٹکا تھا۔ شادی لو ہو یا ارینج، اگر محبت کا رنگ ہر رشتے میں شامل ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا کہ رشتہ کس طرح سے بنا۔ صنم نے تالیاں بجاتے ہوئے جوشیلی آواز میں سراہا تھا جبکہ اس کے لفظوں کی گہرائی سمجھ اداسی سے مسکرائی تھی۔ واہ کیا جواب دیا عیسیٰ صاحب نے، اور ناظرین ہمیں ایک بریک لینا ہے لیکن واپس آ کر ہم کریں گے مزید دلچسپ گفتگو۔ تب تک اسکرین کے سامنے سے کہیں مت جائیے گا۔ کیمرہ آہستہ آہستہ زوم آؤٹ ہوا اور عیسیٰ اور مقدس کی خوبصورت جوڑی اسکرین پر جگمگانے لگی۔ جی تو ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور جیسا کہ بریک میں ہماری پیاری مقدس نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے تھی۔ تو مسٹر عیسیٰ، ابھی بریک میں آپ کی وائف نے ہمیں بتایا کہ آپ نے نہ صرف اپنی شادی پر ہمارے بھولے بھالے میڈیا کو جان بوجھ کر غلط ایڈریس والے کارڈ بھجوائے بلکہ اس کے بعد مزے سے ان کا حال بھی دیکھتے رہے۔ آخر یہ ہمارے خلاف ایک سازش تھی یا بس ایک معصومانہ شرارت؟ کیا میڈیا والوں سے کوئی پرانی دشمنی نکالی جا رہی تھی؟ ان دونوں کا شادی کے بعد یہ پہلا مارننگ شو تھا جس میں آج وہ گیسٹ اور ہوسٹ کوئی اور تھا، جبکہ اس کی بات پر مصنوعی مسکراتے عیسیٰ نے جن نظروں سے مقدس کو دیکھا تھا جو گڑبڑا سی گئی تھی، مگر پھر اس کی حالت دیکھ ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ دراصل میں نے سوچا کہ اگر میڈیا والے غلط ایڈریس پر پہنچیں گے تو کم از کم وہاں کسی اور کی شادی تو کور کر لیں گے، ریٹنگ بھی بچ جائے گی، اور میں بھی۔ مگر آپ جیسی بی بی سی لندن دوست کے ہوتے ہوئے بھلا ایسا کیسے ممکن تھا؟ پورا اسٹوڈیو ہنس پڑا تھا اور صنم نے کہا لگایا، واہ کیا پلاننگ تھی! ویسے جب دوست صنم جیسا ہو اور شادی میں انوائٹڈ ہو تو پھر شرارتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ وہ مزے سے مسکرائی تھی، وہ دونوں مل کر عیسیٰ کو لائیو شو میں جان کر تنگ کر رہی تھی جبکہ ایسا کچھ تھا نہیں۔ واہ کیا ہے نا مس صنم، اصل میں ہم جیسے فیمس لوگ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں تو آپ جن لوگوں کو نہ بھی دعوت نامہ بھجوائے وہ بھی آ جاتے ہیں، اس لیے میں نے خاص کر میڈیا کے لیے غلط کارڈ چھپوا کر خود ہی بھجوا دیے تھے تاکہ انہیں اطمینان رہے۔ اگر انہیں تاریخ اور جگہ نہیں بتائی جاتی تو آپ لوگوں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ جانا تھا۔ شادی میں جب کارڈ موجود ہوگا تو خود ہی سکون سے بیٹھے رہیں گے۔ ویسے ہی گرینڈ پا کے آکورڈنگ پوتے کی شادی نہیں تھی، پبلک ایونٹ تھا، نہ جانے کس کس نے ہماری شادی میں شرکت کی تھی۔ سچ میں ہو صنم نے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا جبکہ براہ راست چلتا یہ شو ہزاروں چہروں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ اچھا ایک اور سوال، صنم نے ایک بار پھر ان دونوں کو شرارت سے دیکھ اپنا کارڈ چینج کیا۔ اچھا جی اب آخری سوال آئی فون 16 کے لیے، صنم نے اسی کے سٹائل میں شرارت سے پوچھا۔ آج لگ رہا تھا ڈائریکٹر کی ڈیمانڈ پر سب سے راز اگلوانے والے ہیں، عیسیٰ سے ہوش سب نکلوا کر ہی رہے گی۔ جی پوچھ لیں، پھر تو آپ سب نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ عیسیٰ نے ایک بار پھر اپنا ہونٹ دانتوں میں دبا کر شرارت سے کہا جس پر کیمرے کے اس پار بیٹھے لوگ بھی مسکرا اٹھے۔ یہ ہماری عوام کا سوال ہے۔ صنم نے سوال سے پہلے اپنی سائڈ کلیئر کرنا ضروری سمجھی، جس پر عیسیٰ نے ہاتھ کے اشارے سے اجازت دی۔ عوام جاننا چاہتی ہے کہ آپ جیسے ہم لوگ شادی پر جاتے ہیں تو لفافے میں ہزاروں میں پیسے دیتے ہیں، تو آپ جیسے لوگ لفافے میں کیا لاکھوں کے چیکس دیتے ہیں یا پھر کچھ خاص؟ صنم نے اپنے سوال سے ایک بار پھر وہاں موجود آڈینس کے ساتھ ساتھ براہ راست دیکھنے والی عوام کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ بات کچھ ایسی ہے صنم جی، عیسیٰ نے ذرا سیدھے ہو کر بیٹھتے اپنا کوٹ جھٹک کر درست کیا، ہم لفافہ دیتے نہیں ہیں بلکہ جب لوگ ہمیں دعوت نامہ دیتے ہیں تو ساتھ ہی نوٹوں سے بھرا لفافہ پہلے دیتے ہیں۔ عیسیٰ نے سنجیدگی سے کہتے سب کو کھلکھلانے پر مجبور کر دیا۔ آج بھلے ہی وہ گیسٹ تھا پر سوال کی طرف جواب بھی اسی کی طرح دلچسپ تھے۔ یار عیسیٰ انٹرنیشنل لیول پر تو ویسے ہی چھا گئے ہو مگر آج تو ان سب کو اپنا فین نہیں کرو، مگر ایسا ہی رہا تو میری دال نہیں گلنے والی۔ ایسا نہ ہو ابھی جو فارغ گھوم رہے ہو اس شو کی میزبانی تمہیں مل جائے۔
सनम ने सबको मुस्कुराता देख मस्नूई संजीदगी से लहजे में नाराजगी समोकर कहा, बेफिक्र रहो, मैं सियासतदानों की तरह कुर्सी के लिए जंग नहीं लड़ता। बस इतना जरूर चाहता हूँ कि कुर्सी हमेशा मेरे नीचे ही रहे। सनम का इस बार भी कहना बेसाख्ता था। बस भाई, अब मजीद नहीं, वरना आपका हंसना और हमारा बोलना दोनों खतरनाक हद तक साबित हो सकते हैं। और अगर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो फिर। सनम की बात पर सभी जुमाइने सा कहका लगा गए थे। मेरे पास तो प्राइवेट जेट है और मल्टी वीजा, आप अपना देख लें, वो शरारत से बोला। सनम धीरे से मुस्कुराई थी। तो मुकद्दस, आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा? सनम, मुझे और मेरी वाइफ को यहाँ आकर दानिश्वर लोगों के साथ बेमकसद गुफ्तगू करके वाकई बहुत अच्छा लगा। सनम ने जरा घूरा जबकि ऑडियंस में सीटियां बज रही थी। तो जनाब, हमारे साथ थे पाकिस्तान के एक मारूफ कॉमेडियन ईसा और इनकी क्यूट सी वाइफ जो पूरे शो में ज्यादातर खामोश ही रही। खैर, आज का शो खासा दिलचस्प रहा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इब्तिसाम साहब की हिदायत पर शो की शूटिंग के बाद वो लोग वापसी पर जरा लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए थे। इन्हें वापसी में शाम हो गई थी। ईसा खामोशी से ड्राइव कर रहा था जबकि मुकद्दस बिल्कुल खामोश सी बैठी ही थी। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। सड़क के किनारे मौजूद स्ट्रीट लाइट भी कहीं कहीं ही जल रही थी और इर्द गिर्द सिर्फ सुनसान रास्ता और साए थे। हवा में हल्की सी ठंडक थी। ईसा की सियाह मर्सिडीज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी कि अचानक एक झटके के साथ रुक गई। इंजन ने एक अजीब सी आवाज निकाली और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। ईसा ने हैरत और नागवारी से स्टीयरिंग पर हाथ मारा जबकि मुकद्दस ने चौंक कर इसे देखा। ये क्या हुआ? मुकद्दस ने बेसाख्ता पूछा। लगता है गाड़ी ने भी हमारी तरह आज का दिन काफी एंजॉय किया है। ईसा ने गहरी सांस लेकर कहा और दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। मुकद्दस ने खिड़की से बाहर झांका। इर्द गिर्द सिर्फ सन्नाटा था। दूर कहीं सन्नाटे में कुत्तों की आवाज गूंज रही थी जिसने खामोशी को और ज्यादा पुरस्कार बना दिया था। ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं लग रही? ईसा ने फोन निकाल कर सिग्नल चेक किए मगर किस्मत शायद आज साथ देने के मूड में नहीं थी। जबरदस्त, सिग्नल्स भी जा चुके हैं, इसने सर झटकते हुए कहा था। वो जरा हैरान हुई थी। अब हम यहाँ खड़े रहेंगे? अब मुझे कुछ सोचने दो। जब से बड़बड़ किए जा रही हो। एक लम्हा लगा था ईसा का दिमाग घूमने में। ऐसा क्या सोच रहे हैं जिसे सोचने के लिए पुरसुकून जगह और माहौल चाहिए? वो गाड़ी के बोनट से टेक लगाकर खड़ी हो गई थी। तुम मेरे साथ हो ना, इसलिए ये सब हो रहा है, वरना आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। वो खफा हुआ। वॉट? तुम्हारा मतलब ये है कि मैं मनहूस हूँ? इसने वैसे ही चिढ़कर कह दिया था मगर वो ये जुमला पहले भी कई बार सुन चुकी थी, इसलिए दिल पर ले गई थी। हाँ, कोई शक नहीं। वो तपाने की गत से गुस्से से बोला था। वो बेयकीनी से कितनी ही देर इसे देखती रही थी फिर सर झटक कर खामोश रह गई। दिल भारी होने लगा था। आंखों में नमी उतर आई थी जबकि ईसा नोटिस लिए बगैर परेशान सा बार बार मोबाइल के सिग्नल्स मिलाने की कोशिश कर रहा था। किसी ऊंचाई वाली जगह से ट्राई करता हूँ। वो इर्द गिर्द में पड़ा ऊंचा पत्थर देख इस तरफ चल पड़ा जबकि मुकद्दस ने हैरत से इसे देखा था जो पता नहीं क्या खुद साख्ता सरगोशियां करता इसे अकेला छोड़कर जा रहा था। ईसा, दिल किया इसे आवाज लगाकर रोक ले। अंधेरा बढ़ने लगा था और फिर इसके लफ्जों ने इसे तकलीफ पहुंचाई थी। बकौल इसके वो मनहूस थी जो जब से इसकी जिंदगी में शामिल हुई थी वो बुरी तरह से फंस चुका था। तुम क्या समझते हो मैं खुद अकेले नहीं जा सकती? हम्म? मुझे भी घर का रास्ता मालूम है। वो आंखों में नमी लिए सीधी चलने लगी। वो अपनी खुद तरसी में ये भी न समझ सकी कि वो घर जाने वाले रास्ते के बजाय पीछे क्यों गया है। जबकि ईसा ने पलट कर देखने की कोशिश की तो मुकद्दस गायब थी। वो समझा कि मैडम गाड़ी में बैठ गई। बामुश्किल तो सिग्नल आए थे। इसे जल्दी से घर कॉल मिलाई थी। हेलो शामिर, गाड़ी की लोकेशन ट्रैक करो और फौरन गार्ड्स के साथ यहाँ पहुंचो। मेरी गाड़ी खराब हो गई है।
मैडम मेरे साथ ही हैं, बट अभी घर में किसी को ना बताना। वो अपने मैनेजर को जो बोल रहा था, खुद 1-2 मज़ीद कॉल्स करता, बड़े-बड़े कदम लेता, गाड़ी की तरफ बढ़ा था। मुकद्दस, वो गाड़ी में बैठा तो गाड़ी बिल्कुल खाली थी। ईसा के हाथों के तोते उड़ने की बारी अब थी। ये कहाँ गई? मुकद्दस! वो तेज़ी से गाड़ी से बाहर आया और इर्द-गिर्द में निगाहें चलाकर बाआवाज़ पुकारा था। क्या पता वो यहीं कहीं हो। मुकद्दस, तुम मुझे सुन रही हो? वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाया, मगर आवाज़ कोई रिस्पॉन्स नहीं था। पेशानी पर पसीना चमक उठा था। ओह गॉड! ये लड़की कहाँ चली गई है? अभी तक तो यहीं थी। इसका बैग मोबाइल से गाड़ी में ही पड़ा था। 20 मिनट से वो पागलों की तरह इसे इर्द-गिर्द में हर जगह तलाश कर चुका था। वो मज़ीद कदम लेता गाड़ी से काफ़ी दूर निकल आया था, मगर मुकद्दस का कुछ पता नहीं चल रहा था। आधा घंटा मज़ीद गुज़र गया था। ईसा को सोच-सोच कर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों इस पागल लड़की को गाड़ी में बैठने की तंबीह नहीं करके गया था। वो चंद कदमों की दूरी पर वहीं तो था। कोई गाड़ी नहीं आई थी, कुछ नहीं हुआ था, तो वो अकेले कैसे चल पड़ी थी? सर आप कहाँ जा रहे हैं? वो परेशानी के आलम में चलता चला जा रहा था, जब ही मैनेजर गार्ड्स की गाड़ी के साथ वहाँ आया था। ओह थैंक गॉड तुम आ गए। गाड़ी गाड़ी वहाँ आगे खड़ी है। इसमें मैडम का सामान है, वो सेफ्ली घर पहुँचाओ और जल्दी से चलो यहाँ से। दूसरी गाड़ी ईसा की गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी, जबकि वो फ्रंट सीट पर बैठ गया था। सर मैडम कहाँ है? वो मुतफक्किर लहजे में बोला। मुझे नहीं मालूम, मेरे साथ ही थी, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। कल्बों पर मट्टी जमाए वो बेहद लबों पर मुट्ठी जमाए वो बेहद परेशान था। तो फिर पुलिस स्टेशन चले, वो गाड़ी की रेस देता, सवालिया बोला। नो, नो, नेवर, वो ये रिस्क नहीं ले सकता था। फिर घर चलो, शायद घर चली गई हो, वो कयास लड़ा रहा था। मगर सर ये भी तो हो सकता है कि मैडम को किसी ने किडनैप कर लिया हो। इस राय का इज़हार किया। इम्पॉसिबल, वो खुद यहाँ से गई है। मैं वहीं तक इस तमाम अरसे में था। वहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुज़री। वो अपनी राय का इज़हार कर रहा था। बट सर यहाँ मेन रोड है, क्या पता मैडम यहाँ आ गई हो। इसे बात करते हुए भी झिझक महसूस हो रही थी। भला अपनी ही बीवी से कोई काफ़िल कैसे हो सकता था? अगर इसे कुछ हो जाता तो वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। रिलैक्स सर, मैडम यकीनन कर ही गई होंगी। वो खामोश बैठा था। जारी है।